फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो ये जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत द्वितीय प्रश्न पत्र डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम आप लोगों को लघुत्तरी प्रश्नों के सीरीज में पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में 48 क्वेश्चन तक, आज से हम कंटिन्यू करेंगे 49 क्वेश्चन से। इसके प्रीवियस वीडियोस का लेक्चर हम जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इसका लिंक भी हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, और जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें शेयर कर दीजिए, और जो भी समझ ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट कराएं वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और नोट करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। तो प्रश्न नंबर 49 है। देखिए, जो लघुत्तरी प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, हमने जो इसका हमारे चैनल में जाइए, सर्च मारिए यूट्यूब पे ब्रिलियंस 53, नीचे मेरे चैनल खुल जाएगा, वहाँ पे आप जाइए। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट के बाद एक बाल विकास का प्लेलिस्ट बना है और एक शिक्षण अधिगम का। तो जिसको बाल विकास पढ़ना है वो बाल विकास वाले प्लेलिस्ट पढ़ लें, जिसको शिक्षण अधिगम पढ़ना है वो शिक्षण अधिगम पढ़ सकता है। तो प्रश्न नंबर 49, शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, अथवा शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या महत्व है। यानी कि क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण भी क्या है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है। उसकी उपयोगिता बताना है और इसका महत्व का उल्लेख करना है। तो चलिए, ये प्रश्न 2018 में पूछा है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत को कर के सीखने का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का मानना है कि बालक जिन विषय वस्तुओं को करके सीखता है वह अस्थायी होता है। जॉन ड्यूई ने क्रिया द्वारा सीखना पर बल दिया है। किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक फ्राबेल का मानना है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत बालकों हेतु अत्यंत उपयोगी होता है, इससे बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। दूसरा क्या है, रुचि का सिद्धांत। हम जानते हैं कि रुचि तथा ध्यान में घनिष्ठ संबंध होता है। बालक की रुचि जिस विषय वस्तु में होती है वह उसे सरलता से समझ लेता है। बालक का ध्यान जिन विषय वस्तुओं पर केंद्रित होता है रुचि लेता है। थर्ड है प्रेरणा का सिद्धांत। किसी विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने हेतु प्रेरणा अत्यंत आवश्यक होती है। प्रेरणा के द्वारा बालकों में किसी भी विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। भाटिया के अनुसार प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती है, और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है या करता है, वह उसमें ध्यान मग्न होकर कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य सरल हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन क्यों नहीं हो। चौथा क्या है, चयन का सिद्धांत। तो चयन का सिद्धांत देखते हैं। यह सिद्धांत शिक्षकों तथा छात्रों हेतु अत्यंत उपयोगी होता है। छात्रों को ज्ञान प्रदान करते समय तथ्यों का चयन करना बहुत जरूरी है। अनावश्यक तथ्यों या घटनाओं को छात्रों के सामने प्रस्तुत करने से पाठ बोझिल तथा नीरस हो जाता है। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि वह केवल उन तथ्यों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करे जो परम आवश्यक एवं पाठ की मूल भावना से संबंधित हो। अनुपयोगी तत्वों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। विभाजन का सिद्धांत। तो पांचवा सिद्धांत क्या है, विभाजन का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का मानना है कि शिक्षकों को चाहिए कि जिन पाठ्य वस्तुओं को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना है उन्हें वह कुछ सोपानों तथा पदों में विभक्त कर लें। यानी कि जो भी प्रकरण है उसे हम छोटे छोटे प्रकरण में डिवाइड कर लें, उसके पश्चात बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। ये क्या हो जाएगा, विभाजन का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 50 है। देखिए, ये वीडियो देखने से पहले इसका जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो वीडियो ज़रूर देखें। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, निर्माण, प्रयोग एवं रख रखाव संबंधित सावधानियों का उल्लेख कीजिए, अथवा उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं तो क्या होना चाहिए, बिना लागत की होनी चाहिए, अल्प लागत की होनी चाहिए, बच्चों हेतु हानि रहित हो, कोई नुकसान ना हो, और बहुउद्देशीय होती है, अर्थात एक शिक्षण अधिगम सामग्री को एक से अधिक कक्षा में प्रयोग किया जा सके। और इसका निर्माण क्या होता है, कैसे होता है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए शिक्षकों को चाहिए कि लागत कम अथवा लगे ही ना,
शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ऐसे रसायनों का प्रयोग न करें जो बच्चों एवं शिक्षकों हेतु हानिकारक हो। रख रखाव संबंधित सावधानियाँ। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के बाद उसका रख रखाव आवश्यक होता है। रख रखाव संबंधित सावधानियाँ इस प्रकार हैं। पहला क्या है, टीएलएम को नमी वाले स्थानों पर नहीं रखना चाहिए। टीएलएम को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए जिससे उन पर धूल न जमने पाए। धूल जम जाएगा तो वो बच्चों को साफ साफ दिखेगा नहीं, जो भी उस पर चित्र अंकित होगा या अंक या जो भी। टीएलएम को दीमकों से बचाकर रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 51 है, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या महत्व है, अथवा शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है। तो प्रेरणा के द्वारा बच्चों में किसी विषय वस्तु के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है। रुचि का संबंध ध्यान से होता है, इसलिए यदि बच्चे किसी कार्य को करते हैं तो उसमें उनकी रुचि अवश्य होती है। प्रेरणा द्वारा छात्रों के सीखने की गति बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 52 है लघुत्तरीय प्रश्नों का, जो ये सीरीज चल रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कृपया करके उन्हें ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, जो भी डीएलएड कर रहे हैं और वो फर्स्ट सेमेस्टर में है। अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। देखिए, अब ये 3 और शब्दों से मिलकर बना, एक अपेक्षित, एक अधिगम और एक स्तर। तो अपेक्षित का अर्थ होता है निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी आशा की जाए। यानी कि मान लीजिए अगर वो क्लास 1 का स्टूडेंट है या 2 का है या 3 का है तो कम से कम क्लास 1 के बच्चे को वर्णमाला पहचानना, बोलना, पढ़ना, अल्फ़ाबेट्स पहचानना, बोलना, पढ़ना, मात्राओं का ज्ञान हो, इतना तो उससे अपेक्षा की जाती है। तो अधिगम क्या होता है, सीखना। स्तर क्या होता है, उपलब्धि स्तर, यानी कि विभिन्न आईक्यू वाले बच्चे, मान लीजिए कोई 70 आईक्यू का होगा, कोई 80 आईक्यू का होगा बच्चा, कोई 100 आईक्यू का होगा। तो अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निर्धारित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक बच्चा निश्चित रूप से प्राप्त करे। अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति के लिए 3 अधिगम अनुभव हैं जो इस प्रकार हैं: ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव, भावात्मक अधिगम अनुभव, क्रियात्मक अधिगम अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा संप्रेषण के 2 संक्षेपण लिखा है, ये संप्रेषण होगा। संप्रेषण के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए शिक्षण में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो संप्रेषण क्या हो जाएगा, संप्रेषण वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान करता है। संप्रेषण किन्हीं 2 व्यक्तियों के मध्य में बातचीत करने का माध्यम है। संप्रेषण के 3 घटक हैं। पहला प्रेषक, यानी कि जो बातचीत को स्टार्ट करता है या सूचनाएं प्रोवाइड करता है। दूसरा सूचनाएं, वो क्या सूचना होती है। तीसरा ग्राही, यानी कि जो सुनता है, जो एक्सेप्ट करता है वो सूचना को, ये ग्राही हो जाएगा। संप्रेषण के बिना कक्षा शिक्षण संभव नहीं होता है। संप्रेषण के अभाव में कक्षा शिक्षण नीरस तथा अप्रभावी हो जाता है और वे सरलता से किसी भी समय किसी भी उचित स्थल पर नहीं बोल सकते हैं। यानी कि हमें कम्युनिकेशन स्किल आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो टीचिंग करने का टेक्निक है, मेथड है, वो प्रभावशाली और रुचिकर नहीं होगा और एक असफल शिक्षक बन के रह जाएंगे हम लोग। तो इसीलिए संप्रेषण, अच्छी संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण बहुत ज़रूरी है। तो प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में कुशल नेतृत्व का विकास होता है। देखिए, जो एक नेता वो होता है वो अपने संप्रेषण में बहुत अच्छे और बहुत प्रभावशाली तरीके से जनता को या लोगों को क्या करता है, अपने वश में कर लेता है। तो प्रभावी संप्रेषण होने से बच्चों की प्रत्येक समस्याओं का निराकरण बहुत सरलता से हो सकता है। और संप्रेषण के जो 2 मुख्य प्रकार हैं यहाँ पे आप लोग देखिए, प्रभावी संप्रेषण यानी कि 2 तरफा संप्रेषण, यानी कि बातचीत दोनों साइड से होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है ये, यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन है। प्रभावी संप्रेषण से ही कक्षा शिक्षण रोचक एवं प्रभावी होता है। इसके अभाव में बच्चे सक्रिय नहीं रहते हैं।
प्रभावी संप्रेषण वह संप्रेषण है जिसमें वक्ता तथा ग्राही दोनों ही अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। यानी कि जो वक्ता होता है, प्रेषक होता है, वो सूचना या विचार को किसी ग्राही दूसरे व्यक्ति को देता है और वो व्यक्ति ग्राही उस सूचना या प्रश्न या व्याख्यान को सुन के उसका उत्तर देता है, बहुत जिज्ञासा से जवाब देता है वक्ता को। तो यही क्या हो जाएगा, प्रभावी संप्रेषण। देखिए यहाँ पे दोनों लोग इन्वॉल्व हैं, वक्ता और ग्राही, इसीलिए प्रभावी संप्रेषण बहुत ज़रूरी है। अप्रभावी संप्रेषण यानी कि एक तरफा संप्रेषण, ठीक है, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफा संप्रेषण अथवा अप्रभावी संप्रेषण। अप्रभावी क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि यह कम्युनिकेशन प्रभावी नहीं होता, ठीक, तथा कक्षा शिक्षण नीरस तथा उबाऊ लगता है। यानी कि बस टीचर बोले जा रहे हैं, बच्चों से उनके रुचि के हिसाब से न रुचि पूछ रहे हैं, न उनकी अभिवृत्ति क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बस लेक्चर देते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। वह संप्रेषण जिसमें केवल वक्ता अपने विचारों को ग्राही तक पहुँचाता है। वक्ता क्या कर रहा है, सूचना को क्या कर रहा है, अपने विचार को ग्राही तक पहुँचा रहा है। देखिए संप्रेषण का महत्व क्या है, तो आपको पता है संप्रेषण का हमारे डेली लाइफ में और हमारे सफलता के मार्ग में बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे एग्जाम्स में इंटरव्यू लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना है, तभी हम उसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो संप्रेषण का शिक्षण कार्य में बहुत महत्व है। संप्रेषण के अभाव में शिक्षण कार्य संभव नहीं होता। बिना बातचीत के क्लास में हम आप कैसे पढ़ा सकते हैं, तो वही बात कह रहा है। संप्रेषण प्रभावी तथा अप्रभावी दो प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया है। तो प्रभावी संप्रेषण यानी कि टू वे कम्युनिकेशन कक्षा शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बनाता है, चूँकि इसमें प्रेषक और ग्राही दोनों इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षक तथा बच्चे दोनों रुचि, देखिए यहाँ पे प्रेषक शिक्षक हो जाएगा और बच्चे ग्राही हो जाएंगे, दोनों रुचिपूर्वक सवाल जवाब करते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर टेक्निक यूज़ करते हैं। प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। जब बच्चे और टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, कल्पना शक्ति, चिंतन की शक्ति का विकास होगा। यदि कक्षा में प्रभावी संप्रेषण किया जाए तो वे बच्चे भी सुधर जाते हैं जो संकोची प्रवृत्ति के तथा अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। यानी कि जो बच्चे शर्म या शंका करते हैं प्रश्न पूछने में, अगर उस क्लास में अच्छे तरीके से टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन हो, कम्युनिकेशन हो, तो अंतर्मुखी स्वभाव वाला बच्चा भी प्रश्न पूछने से संकोच नहीं करेगा और उसकी एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा। प्रभावी संप्रेषण से बच्चों के अंदर से भय समाप्त हो जाता है। यानी कि जब प्रभावी संप्रेषण होगा बच्चों से और टीचर के एक दोनों के बीच में, तो बच्चों के अंदर से जो बोलने का डर है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो एक अच्छा वक्ता बनेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के इस समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे पदार्थों का प्रयोग कम अथवा न करें जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सके, ठीक है। प्रश्न नंबर 54 है, क्रियाशीलता के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ये देखिए प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो क्रियापरक विधि है, ये आत्म स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए जब करके सीखेंगे तो अपने हम आत्म स्वतंत्रता के हिसाब से तो करेंगे। ये क्रियापरक है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड है। इसके अनुसार आत्म स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु आत्मक्रिया करना जरूरी है। इस विधि में छात्र का सर्वांगीण विकास उसकी स्वयं की क्रिया द्वारा ही होता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। यह विद्यार्थी की क्रिया चेतना के चिंतनात्मक रुचि, संकल्पना तथा निर्णय तीनों स्तरों को प्रभावित करती है। चौथा हो जाएगा आपका, इस विधि से छात्र सहज प्रवृत्तियों की ओर अभिप्रेरित होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। पांचवा हो जाएगा, यह विधि अंतर्निहित क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। इसके अनुसार सभी प्राणियों में एक समान आंतरिक क्रिया चलती रहती है जिसे वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार आपका ये क्रियाशीलता का सिद्धांत का संक्षेप में लघुत्तरी प्रश्नों में वर्णन हुआ। अब देखिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण, टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस बताना है। शिक्षण यानी कि टीचिंग और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग में अंतर बताना है। जिस प्रकार हम बीटीसी वालों का ट्रेनिंग चलता है 2 साल का एक अच्छे शिक्षक यानी कि एक ट्रेंड टीचर बनने के लिए, ठीक है।
तुलना के आधार पर, यानी कि ये शिक्षण और प्रशिक्षण की हम तुलना के आधार पे कुछ डिफरेंसेस शिक्षण का बताएंगे, कुछ डिफरेंसेस प्रशिक्षण का बताएंगे। तो इसका अर्थ क्या है? शिक्षण एक ऐसी शैक्षणिक गतिविधि है, क्योंकि आपको पता है टीचिंग क्या है, शैक्षणिक गतिविधि है जिसमें शिक्षा दी जाती है, जिसमें एक शिक्षक किसी के दिए गए विषय पर छात्र को भविष्य की चुनौतियों के लिए उसे तैयार करने के लिए ज्ञान और अवधारणाओं को प्रदान करता है, यानी कि ज्ञान और कॉन्सेप्ट को बताता है एक शिक्षक एक बच्चे का भविष्य संवारने के लिए। उसी प्रकार प्रशिक्षण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को शिक्षिका के प्रदर्शन में सुधार के लिए एक विशिष्ट कौशल, जिस प्रकार बीटीसी वालों को क्लास 1 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए विशिष्ट कौशल दिया जाता है नौकरी से संबंधित, यानी कि जब वो जॉब में जाएंगे तो क्या करना है, किसी विशेषज्ञ या विशेषज्ञ द्वारा निर्देश और दिशा निर्देश दिए जाते हैं। पहुंच क्या है? पहुंच क्या होती है? तो शिक्षण का सैद्धांतिक, यानी कि जो शिक्षण होता है वो सिद्धांत पे आधारित होता है, और ये आपका जो ये प्रशिक्षण ये व्यवहारिक ज्ञान पे आधारित होता है। और यह क्या है? तो छात्रों को नए ज्ञान का प्रावधान कराया जाता है, यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया में, टीचिंग की प्रक्रिया में बच्चों को नया नया ज्ञान देने का प्रावधान है। शिक्षार्थियों के मौजूदा ज्ञान का अनुप्रयोग प्रशिक्षण में क्या होता है, यानी कि जो भी प्रशिक्षु हैं या शिक्षार्थी हैं उनके अंदर जो भी ज्ञान है, उनके अंदर उनके माइंड में या उनके अंदर जो भी समझ है उसके समझ को और निखारना, यानी कि उसी का अनुप्रयोग करना एक विशिष्ट तरीके से। ठीक है। जोर शिक्षा ज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान की चौड़ाई, कौशल और क्षमताएं किसी विशेष क्षेत्र में गहराई से ज्ञान। वातावरण क्या होना चाहिए? ये कक्षा का वातावरण होता है शिक्षण में, और उसमें क्या होता है प्रशिक्षण में? काम का माहौल या कक्षा का वातावरण, यानी कि काम का माहौल या कक्षा का वातावरण, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह। प्रश्न नंबर 56 है, उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट करें, यानी कि रेमेडियल टीचिंग को क्या करना है? स्पष्ट करना है। तो उपचारात्मक शिक्षण शब्द नवीन हो सकता है, किंतु उसकी प्रक्रिया बहुत पहले से ही चल रही है, क्योंकि जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ कठिनाइयाँ न आती हों। पुराने समय से ही शिक्षक छात्रों को सीखने संबंधी कठिनाइयाँ दूर करने के रहे हैं और उचित दिशा में उनका मार्गदर्शन करते आए हैं, जैसा कि आपको विदित है। आज के ज़माने में उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। इस प्रकार कोई चिकित्सक लोगों की बीमारियों का उपचार करके उन्हें स्वस्थ करने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा ज्ञान प्रदान करता है। जिस प्रकार एक चिकित्सक या डॉक्टर उसके बीमारियों को पता लगा के उपचार करता है, उसी प्रकार बच्चे का समस्या को पहचान करके उसका उपचार किया जाता है। और यह जो उपचारात्मक शिक्षण होता है केवल भाषा और गणित के स्टूडेंट को दिया जाता है, और ये छोटे कक्षाओं में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उस विधि को खोजने की चेष्टा करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करता है, यानी कि छात्र के अंदर जो भी कुशलता है किसी कार्य को करने की, विचार की, यानी कि विचार में कुछ जो गड़बड़ियां हैं उसी को, कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए टीचर क्या करता है? उसी को खोजने का प्रयास करता है, तो वही रेमेडियल टीचिंग होता है। ये कहे हैं योकम एवं सिम्पसन साहब। दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है। सिम्पसन, जानस एवं ब्लेयर के अनुसार है। तो उपचारात्मक शिक्षण संक्षेप में कहें तो श्रेष्ठ शिक्षण है जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराता है और उसे अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में अधिक कुशलता की ओर अग्रसर करता है। प्रश्न नंबर 57, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। तो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन और मीनिंग पढ़ते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण कक्षा शिक्षण की कोई विधि नहीं है, यानी कि जो सूक्ष्म शिक्षण है ये क्लास टीचिंग का कोई विधि नहीं है, मेथड नहीं है। यह शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाली एवं विश्लेषण करने की तकनीक है, यानी कि जो माइक्रो टीचिंग है ये शिक्षक और प्रशिक्षक हैं जो
प्रशिक्षण के दौरान उनको लेबोरेटरी और एनालिसिस करने का टेक्निक है, यानी कि उनके अंदर जो भी प्रशिक्षु या ट्रेनी या शिक्षक है उनके अंदर किस प्रकार की समझ है, ठीक है। इस प्रकार की प्रशिक्षण क्रिया में शिक्षण की इकाई को कई छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है, यानी कि विभाजन का सिद्धांत इसमें अप्लाई किया जाता है, किंतु प्रत्येक इकाई अपने आप में पूर्ण रहती है, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट को हम अलग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापक हेतु एक प्रशिक्षण है, यानी कि माइक्रो टीचिंग क्या है, जो भी छात्राध्यापक हैं या ट्रेनी है उनके लिए ये क्या है, ये एक प्रकार का ट्रेनिंग है जिसमें सामान्य कक्षा अध्यापन की जटिलताओं को कम किया जाता है। जटिल शिक्षण कौशल को आसान घटक शिक्षण कौशल में विश्लेषित किया जाता है। एक समय में एक कौशल लेकर 5 या 10 मिनट की पाठ्य योजना तैयार की जाती है। इस पाठ को सूक्ष्म कक्षा जिसमें 5 से 10 छात्र होते हैं उसमें पढ़ाया जाता है। इस विधि में वास्तविक एवं सामान्य शिक्षण प्रक्रिया की जटिलताओं को निम्नलिखित प्रकार से कम किया जाता है। एक बार में एक घटक कौशल को लेकर यह योजना बनाई जाती है। पाठ्यवस्तु को एक इकाई तक सीमित रखा जाता है। कक्षा में छात्रों की संख्या घटाकर 5 से 10 छात्र किया जाता है। पाठ अवधि को 5 से 10 मिनट का बनाकर सूक्ष्म किया जाता है, यानी कि जो माइक्रो टीचिंग होता है 5 से 10 मिनट के ड्यूरेशन का होता है। तो डी एलन साहब और के रियान साहब के सूक्ष्म शिक्षण में क्या परिभाषा दी है, देखते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित एक संप्रत्यय है, यानी कि प्रशिक्षण से संबंधित एक कॉन्सेप्ट है जिसका प्रयोग सेवारत एवं सेवापूर्ण स्थितियों में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण के अभ्यास के लिए एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जो कक्ष की सामान्य जटिलताओं को कम कर देता है और जिसमें शिक्षक बहुत बड़ी मात्रा में अपने शिक्षण व्यवहार की प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण का गहन अर्थ भी हो सकता है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण में कौशल को सूक्ष्म इकाइयों में विभाजित करके प्रत्येक में सूक्ष्मता से प्रशिक्षण दिया जाता है। बी.एम. शोर के अनुसार क्या डेफिनेशन है, देखते हैं। बी.एम. शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम छात्रों एवं कम शिक्षण क्रियाओं वाला प्रविधि है, यानी कि बहुत लिमिटेड स्टूडेंट हों और बहुत लिमिटेड टाइम के साथ लिमिटेड मतलब कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय वाली टेक्निक है। प्रोफेसर नरेंद्र वैद्या के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वह सूक्ष्म पदीय स्थितियां हैं जहां वास्तविक कक्षा शिक्षण की जटिल स्थितियां पर्याप्त कम हो जाती हैं। इसके साथ ही शिक्षण अभ्यास की तुलना में पृष्ठपोषण की मात्रा बढ़ जाती है। मैकनाइट के अनुसार शिक्षण की परिभाषा हम लोग देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण व सूक्ष्म पदीय शिक्षण परिस्थितियां हैं जिनका आयोजन पुराने कौशलों में सुधार एवं नवीन कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। बुच के अनुसार यह एक अध्यापक शिक्षा की एक प्रविधि है। इसमें सुनिश्चित शिक्षण कौशल के अभ्यास के लिए अवसर दिया जाता है। 5 से 10 मिनट शिक्षण के लिए पाठ्य योजना तैयार करता है और वास्तविक कक्षा के लघु रूप को पढ़ाता है। शिक्षण कौशल के सुधार एवं विकास के लिए पृष्ठपोषण दिया जाता है। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के कुछ सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग प्रोसेस। पहला क्या है, शिक्षण एक जटिल कौशल है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्किल है ये, जिसे सरल कौशलों में विश्लेषित किया जा सकता है, यानी कि उसे आसानी से समझाने का प्रयास किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक कौशल है। सरल शिक्षण परिवेश में एक एक घटक शिक्षण कौशलों को लेकर उन पर कुशलता अर्जित की जा सकती है। चौथा क्या है, पृष्ठपोषण सहित प्रशिक्षण कौशल कुशलता में सहायक होता है। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में किसी एक कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। वास्तविक शिक्षण करते समय उन्हें मिलाया जा सकता है। छठवां क्या है, कौशल प्रशिक्षण वास्तविक शिक्षण में बदला जा सकता है। प्रश्न नंबर 58 क्या है, बहुक्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न
2022 में पूछा है। तो इस वैज्ञानिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया प्रशस्त हो रही है, लेकिन जितना विकास हो रहा है उतनी ही नई समस्याएं जन्म ले रही हैं, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक या फिर शिक्षण का क्षेत्र हो। वर्तमान समय में शिक्षण के क्षेत्र में भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे छात्रों की शिक्षण व्यवस्था उपयुक्त ढंग से नहीं हो पा रही हैं। इसी प्रकार एक समस्या है विद्यालयों में बढ़ते छात्र एवं अध्यापकों की घटती संख्या। अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में यह देखा जाता है कि 1 से 5 तक कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन वहाँ शिक्षकों की संख्या 1 या 2 से अधिक नहीं होती। ऐसी स्थिति में शिक्षण हो पाना संभव नहीं है। इस समस्या के समाधान हेतु बहुश्रेणी शिक्षण विधा का जन्म हुआ, यानी कि मल्टी स्टेप टीचिंग का, यानी कि बहुत सारा स्टेप के माध्यम से हम बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ देखते हैं। तो बहुस्तरीय शिक्षण विधि का अर्थ, मीनिंग ऑफ मल्टी स्टेप टीचिंग। तो बहुश्रेणी शिक्षण विधि का तात्पर्य एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक 2 अथवा 2 से अधिक कक्षाओं के छात्राओं को एक साथ बैठाकर उनकी वैयक्तिक रुचियों, इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स, यानी कि एक लोगों का जो इंटरेस्ट है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना कुछ रुचियां होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे क्लास के बच्चों को, यानी कि 1 से अधिक या 2 या 3 क्लास के बच्चों को भिन्नता, उपलब्धि, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप सभी छात्र अध्ययनरत रहते हैं तथा अनुशासन बना रहता है। प्रश्न नंबर 59 है, बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख उद्देश्य तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर टिप्पणी कीजिए। तो बेसिक शिक्षा परियोजना क्या है? तो बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। क्या है? प्राथमिक विद्यालयों एवं वैकल्पिक शिक्षा के केंद्रों को खोलना तथा उनका संचालन करना, यानी कि प्राथमिक विद्यालय एवं वैकल्पिक शिक्षा के केंद्रों को खोलना और उनका संचालन करना बेसिक शिक्षा परियोजना का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य इसका है, वर्ष 2006 तक 6 से 11 वय वर्ग के समस्त बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन कराना। लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रायः विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो विद्यालय में मिनिमम कम से कम इतनी सुविधाएं तो होनी चाहिए, उसी के बारे में ये योजना बनाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, यानी कि इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालय में कम से कम ये मतलब कुछ तो सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए, उसे सुलभ कराने की योजना है, यानी कि उपलब्ध कराने की योजना है, यानी कि न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराया भी गया था इस योजना के माध्यम से। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया था कि प्राथमिक स्तर पर समस्त बच्चों की शिक्षा में एकरूपता हो। इसके लिए समस्त बच्चों में प्राथमिक शिक्षण अधिगम हेतु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर शिक्षा में न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि प्राइमरी लेवल पे जो भी बच्चे हैं उनके एजुकेशन में क्या होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए, और समस्त बच्चों को क्या करना है, उनके विद्यालय स्तर पर शिक्षा में न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है। प्रश्न नंबर 60 है, अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकता क्यों है, अथवा अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों की क्या भूमिका है। तो अपेक्षित मतलब होता है कम से कम मिनिमम इतनी तो आशा की जाती है, अधिगम मतलब सीखना, स्तर मतलब लेवल की आवश्यकताएं। तो अपेक्षित अधिगम स्तर के होने से अध्यापक को एक लक्ष्य दिखाई देता है जिसे शिक्षक को पूर्ण करना होता है।
अपेक्षित अधिगम स्तर से शिक्षकों को छात्रों के मूल्यांकन में सरलता होती है। चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आगे के जो वीडियो आएंगे उनमें से स्टार्ट किया जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं पसंद आए तो वो कमेंट में आप बता सकते हैं कौन सा टॉपिक, कौन सा लाइन नहीं समझ में आया, दोबारा उस अगले वीडियो में बताने का, समझाने का प्रयास किया जाएगा। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, जो भी मैं आपके डालूँगा यहाँ से अपलोड करूँगा। और जो भी DELED फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।